हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सोम क्लास इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके फिजिक्स के पूरे बुक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। यानी जो बच्चे अभी तक फिजिक्स में कुछ भी तैयार नहीं किए हैं वो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किए जाएंगे। तो ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे बच्चे जो बोर्ड एग्जाम 2021 में सम्मिलित होने वाले हैं और अभी तक वो अपनी तैयारी नहीं स्टार्ट किए हैं, तो अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, केवल आपके पास अप्रैल का ही टाइम बचा हुआ है। 1 मई से आप अदर सब्जेक्ट जैसे हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, जो आप डेली नहीं पढ़ते हो उन पर आप फोकस करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो अब इस समय जो है अगर फिजिक्स में आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो फिजिक्स को कम से कम डेली 2 घंटे जो है घर पर ज़रूर पढ़िए। ठीक है, ये हमारी क्लास के अलावा, ठीक है, जो वीडियो देखते हैं वीडियो के अलावा आप कम से कम 2 घंटे अतिरिक्त देखिए। और फिजिक्स में हर एक पोर्शन के लिए आपको अलग अलग स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। जैसे अगर आप डेरिवेशन सॉल्व कर रहे हैं तो जितने इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपको बताए गए हैं आप उन सभी इंपॉर्टेंट डेरिवेशनों को पहले सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अगर थ्योरी का पोर्शन आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप पहले थ्योरी जो है अच्छी तरीके से उसको समझिए कि थ्योरी कह क्या रही, रटना नहीं है। ठीक है, थ्योरी को समझ लीजिए और उस थ्योरी में भी आपको बहुत सारी थ्योरी नहीं रटनी है, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरियाँ हैं, वही सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और न्यूमेरिकल के लिए आपको करना क्या है कि सभी चैप्टर के फार्मूले आपको याद होने चाहिए। नहीं याद है तो सभी चैप्टर के फार्मूले आप एक जगह पे राइट कर लो और जितना अधिक से अधिक हो सके, ठीक है, कम से कम एक फार्मूले पे 3-3 न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व कर लीजिए। तो यकीनन जो है फिजिक्स के न्यूमेरिकल से जिसको भी डर लगता है वो डर भी आपका ख़त्म हो जाएगा और आप बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे बिना किसी गलती के। ठीक है, तो ये हर एक स्टेप, यानी फिजिक्स में जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हर एक टाइप का सोल्यूशन है। अगर आप उसको अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं तो कहीं पर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और अगर नहीं करते हैं तो फिर जो है प्रॉब्लम तो क्रिएट हो ही सकती है। तो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो उसके लिए ये वीडियो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। देखिए कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं पूरे बुक में जो थ्योरी वाले पोर्शन में या डेरिवेशन वाले पोर्शन में, यानी 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए, ठीक है, सिद्ध कीजिए सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्रांतिक कोण की ज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पहला क्वेश्चन नोट कीजिए, सिद्ध कीजिए कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक, सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्रांतिक कोण की ज्या का मतलब होता है साइन। ठीक है, ज्या का मतलब होता है साइन। क्रांतिक कोण की ज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी कुल मिला के हमको प्रूफ करना है अपवर्तनांक n इक्वल टू 1 and 2 इक्वल टू 1 अपान साइन सी। जहाँ पे साइन सी क्या है, जहाँ पे सी जो है आपका क्रांतिक कोण है, वेयर सी इज क्रिटिकल एंगल, यानी कि सी जो है आपका क्या है, क्रांतिक कोण है। और ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी कि अगर हम पहला माध्यम जो है विरल माध्यम है, दूसरा सघन है, तो यानी कि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, ये चीज़ आपको प्रूफ करना और इसका प्रूफ जो है आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 9 के फाइनल शॉर्ट में। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 के फाइनल शॉर्ट में इसका सॉल्यूशन जो है आपको अच्छी तरीके से मिल जाएगा, कहीं पर भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए हमने सबसे पहले आपको अच्छी तरीके से क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रांतिक कोण के बारे में समझाया था कि क्रांतिक कोण होता क्या है। ठीक है, तो क्रांतिक कोण क्या है, क्रांतिक कोण वह आपतन कोण है। ठीक है, यानी कि सघन माध्यम में प्रकाश क्या होती है, क्रांतिक कोण तभी बनना पॉसिबल है जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, यानी सघन माध्यम में बना हुआ वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है
दूसरा क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है, इसी चैप्टर से। किसी गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन सूत्र का प्रयोग करते हुए, दूसरा है किसी गोलीय पृष्ठ के, किसी गोलीय पृष्ठ के पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र अपवर्तन का सूत्र बताते हुए इसकी सहायता से, बताते हुए इसकी सहायता से पतले लेंस के लिए सिद्ध कीजिए कि 1/f इक्वल टू n-1 1/r1 1/r2। ठीक है, इसके प्रूफ को करने के लिए सबसे पहले आप किसी भी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन, ठीक है, चाहे उत्तल या अवतल, जो भी आपको पता होगा, क्योंकि दोनों का सेम ही आता है, ठीक है, उसको सबसे पहले आपको प्रूफ करना होगा। यानी कि अपवर्तन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको क्या प्रूफ करना होगा, n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r। इसी का यूज करना है, ठीक है, इसी का यूज करके जो है ये प्रूफ किया जाएगा। तो सबसे पहले आप इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है, तब जाके आपको 5 नंबर मिलेगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, इसके प्रूफ में कुछ नहीं है। अगर ये इसी का यूज करके उसको जो है प्रूफ करना है, इसको आपने प्रूफ कर दिया तो इसमें कुछ नहीं रखा हुआ, ये आपका आसानी से प्रूफ हो जाएगा। इसका एक और फॉर्म है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, n/v माइनस 1/u इक्वल टू n-1/r। ठीक है, इस पूरे समीकरण को क्या किया गया, n1 से भाग कर दिया गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये भी आपको चैप्टर नंबर 9 के फाइनल शॉर्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन हम आपको राइट कर रहे हैं बोर्ड पे, सभी क्वेश्चन को मैं बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको कहाँ पर मिलेगा। किसी भी बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी के लिए, ठीक है, फिजिक्स की अच्छी तैयारी के लिए आप फाइनल शॉर्ट की जितनी वीडियो या जितनी बार आप उसको देखेंगे उतना ही फिजिक्स आपका स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो फाइनल शॉर्ट की जितनी भी वीडियो है उसको सबसे पहले तो आप लोग कम से कम 2 या 3 बार देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपान साइन a/2। ये चीज़ आपको क्या करना है, प्रूफ करना है कि किसी प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू इक्वल टू इतना होता है। ठीक है, इसको भी मैंने प्रूफ करवाया था और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको अभी भी ये जुबान पर याद होगा कि कैसे इसको प्रूफ किया जाएगा, और वो कर भी सकते हैं। हाँ, इस चैप्टर से और एक छोटे मोटे क्वेश्चन बनते हैं, वो आप सबको पता है। दूरदृष्टि दोष क्या है, ठीक है, या निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका कारण क्या है, इसका निवारण क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये क्लास 10th का क्वेश्चन है, तो इतना तो आप लोग 12th स्टैंडर्ड में पहुंच ही गए हैं, तो उसको तो आप लोग खुद ही कर सकते हैं। और इसमें सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी, ठीक है, आवर्धन क्षमता पूछा जा सकता है, विभेदन क्षमता नहीं, क्योंकि विभेदन क्षमता जो है सिलेबस से हटा दिया गया है। केवल अगर पूछेगा भी तो सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता यानी कि मैग्नीफिकेशन पावर। ठीक है, तो उसको आप लोग नोट कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन ये हो गया। चौथा क्वेश्चन हो गया, सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। ठीक है, हालांकि विभेदन क्षमता आपको पहले करवाया गया था, लेकिन विभेदन क्षमता जो है वो सिलेबस में नहीं है, तो उसको करवाया इस बार नहीं है हमने। ठीक है, पिछली बार करवा दिए थे, इस बार नहीं करवाए हैं। इस बार केवल जो है आवर्धन क्षमता यानी मैग्नीफिकेशन पावर मैंने करवाया है। ठीक है, और इसका एक अलग से ही वीडियो है। ठीक है, केवल और केवल उसमें सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी ही डिस्कस किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट है। अगला क्वेश्चन आपका जो है वो तरंग प्रकाशिकी से है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। और हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत को बताते हुए प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन की व्याख्या। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या भी मैंने आपको करवाया था हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन व अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और इसी में एक क्वेश्चन आपका है यंग का प्रयोग। ठीक है, यानी कि व्यतिकरण संबंधी यंग का प्रयोग। और इसमें एक और क्वेश्चन है एकल झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, यंग का प्रयोग, जिसमें आपको क्या करना, फ्रिंज दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंजों की चौड़ाई निकालना, फ्रिंजों की चौड़ाई ज्ञात करना। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और आपका है एकल झिर्री द्वारा, एकल झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, एकल झिर्री द्वारा प्रकाश के विवर्तन प्रारूप की व्याख्या। ठीक, इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा चैप्टर है, द्रव्य की द्वितीय प्रकृति। ठीक है, द्रव्य की द्वितीय प्रकृति। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आइंस्टीन ऊर्जा समीकरण। सबसे पहला आइंस्टीन ऊर्जा समीकरण। ठीक है, और दूसरा है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना को समझाइए। और ये सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम बोर्ड पे राइट करके बताए जा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन जो है आपको फाइनल शॉर्ट के वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, इसके पहले जो जुलाई से हम आपको सिलेबस पढ़ाते चले आए हैं, जुलाई से अगर आप हमारे साथ नहीं पढ़े हैं तो कम से कम जो अभी रिसेंट में फाइनल शॉर्ट की वीडियो कंप्लीट की गई है, ये फाइनल शॉर्ट की वीडियो टोटल 14 चैप्टर हैं। और इन 14 चैप्टर को मिला के टोटल आपको बहुत ज़्यादा मिला होगा, तो 15 से 20 जो है, ठीक है, 15 से 20 फाइनल शॉर्ट आपको प्रोवाइड किए गए होंगे। तो आई थिंक 15 से 20 फाइनल शॉट अगर आप डेली जो है एक, और कोई फाइनल शॉट 1 घंटे का है, तो कोई जो है 35-40 मिनट का है, तो सब अगर एक एवरेज भी लेके देखा जाए तो 50 मिनट डेली की एक क्लास आपकी बन रही है। ठीक है, तो आप अगर अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो कम से कम डेली फाइनल शॉट की वीडियो आप देखते रहिए चैप्टर वाइज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला जो है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल में जो है बोर की परिकल्पना क्या है, वो सारी चीज़ें, तो उतना इम्पॉर्टेंट तो वो नहीं है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट परमाणु वाले चैप्टर में है आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन
स्पेक्ट्रम, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अलग अलग श्रेणी, जैसे लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाशन, ब्रैकेट, फुंड, ये अलग अलग श्रेणी प्राप्त होती हैं। इनके हमें अलग अलग तरंग दैर्ध्य भी निकालना होता है और ये श्रेणियाँ किन किन भागों में प्राप्त होती हैं। जैसे हम लाइमन और बामर श्रेणी की बात करें तो ये जो है हमारी किस श्रेणी, पराबैंगनी भाग में प्राप्त होती हैं, ठीक है। और पाशन, ब्रैकेट और फुंड, इन तीनों की अगर हम बात करें तो ये जो है श्रेणी हमारी औरक्त भाग में प्राप्त होती है, ठीक है। तो कभी कभी ये भी जो है 60 यानी 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइमन श्रेणी किस भाग में प्राप्त होती है, ठीक है। दृश्य प्रकाश के या प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस भाग में प्राप्त होती है, पराबैंगनी में, ऑप्शन दे दिया पराबैंगनी, औरक्त, दृश्य, ठीक है, या माइक्रोवेव, ठीक है। तो किस में जो है ये श्रेणी आकर गिरती है, तो आप ऑप्शन पे टिक करेंगे पराबैंगनी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा क्या है इसको समझाइए। और नाभिकीय ऊर्जा जो है आपके 2 रूपों में मिलती हैं, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा की हम बात करें तो नाभिकीय ऊर्जा जो है आपका सिर्फ छोटा सा टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा ब्रॉड टॉपिक है। और इस नाभिकीय ऊर्जा में आपकी दोनों ऊर्जाएं आ जाएंगी, एक तो नाभिकीय विखंडन और दूसरा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। और अगर हम नाभिकीय ऊर्जा की बात करें तो ये 2 तरीके से मिल सकती है। पहला जो है संलयन और दूसरा जो है विखंडन। और दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है ये आप सबको पता है, ठीक है। संलयन में क्या होता है, 2 हल्के हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और उस प्रोसेस के दौरान जो ऊर्जा मुक्त होती है वो ऊर्जा क्या कहलाती है, नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें नाभिकीय विखंडन में तो यहाँ क्या होता है, कोई भारी नाभिक 2 हल्के हल्के नाभिकों में टूटकर, ठीक है, टूट जाता है और उसके साथ जो ऊर्जा मुक्त होती है उस ऊर्जा को क्या कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। तो दोनों का क्या प्रोसेस है, इस विखंडन में आप सबसे सटीक और पहला एग्जाम्पल वही लेंगे यूरेनियम का, और इसमें जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक, ठीक है, हाइड्रोजन के समस्थानिक। और है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, पीएन संधि डायोड, ठीक है, और उसके उपयोग। पीएन संधि डायोड और उसके उपयोग। पीएन संधि डायोड के उपयोग क्या क्या है तो मैं आपको बता दूं। पीएन संधि डायोड का सबसे पहला उपयोग जो है अर्ध तरंग दिष्टकारी में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, अर्ध तरंग दिष्टकारी। और दूसरा जो है किया जाता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी में, पूर्ण तरंग दिष्टकारी में। और तीसरा जो है आपका सौर सेल में प्रयोग किया जाता है, सौर सेल में, ठीक है। आपके एलईडी में भी प्रयोग इसका किया जाता है, एलईडी। हाँ, कभी कभी पूछता है एलईडी का फुल फॉर्म क्या है, एलईडी का फुल फॉर्म क्या है, जो आपके घरों में एलईडी जलती है उसका फुल फॉर्म क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, यानी कि प्रकाश उत्सर्जक प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ठीक है। ये आपके एलईडी का फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये 11 क्वेश्चन यानी कि ये जो है ये आपके टोटल पार्ट 2 के हैं। और पार्ट 1 का जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक बार पहले ही, ठीक है, एक बार पहले ये शनिवार के दिन, ठीक है, शनिवार के दिन वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। शनिवार वाले वीडियो में पार्ट 1 के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए थे, तो वो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पार्ट 1 के भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर मैं आपसे एक बार फिर यही कहूँगा कि देखिए
फाइनल शार्ट की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा। अगर एक बार देख लिए, कम समझ में आया, तो कम से कम उस वीडियो को आप 2-3 बार जरूर देखिए। वो वीडियो आप लोगों के लिए ही मेहनत करके बनाई गई है। वो आपका फास्ट ट्रैक रिवीजन भी एक तरीके से समझ लीजिए, या कंप्लीट रिवीजन समझ लीजिए, ठीक है। तो वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन सभी वीडियो को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए और मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।